वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूएनओ के ऊपर, जिस पर एग्जाम्स में बहुत बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएनओ की नीड क्यों पड़ी, क्यों इनका यूज होता है, इसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन से इसके सब ऑर्गन्स हैं, उन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी नीड क्या थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 से 18 तक चला, तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने में आया। तब क्या किया गया? एक डिसाइड किया गया 1919 में, एक संस्था बनाई गई जिसका क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस। और उस संस्था को काम दिया गया कि पीस को मेंटेन करे सभी देशों में, लेकिन शायद वो अच्छे से काम नहीं कर पाई, इसीलिए बहुत जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड जब शुरू हुआ 1939 से 45, अब चाहे कोई देश जीत भी जाता है तब भी वो बहुत ज्यादा लॉस में जाते हैं। फिर डिसाइड किया गया, एक सुझाव दिया। पूछ लेते हैं कि किसने सुझाव दिया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। इन्होंने सुझाव दिया था कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था 1942 में, तभी ये इसके ऊपर काम शुरू हो गया कि ये क्या करेगी, सभी देशों के बीच में पीस को मेंटेन करने का काम करेंगे। इसके बीच में ऐसे ऐसे ऑर्गन्स डाल देंगे, इसके भाग डाल देंगे कि वो अलग अलग टाइप के काम करेंगे। जैसे अगर किसी स्कूल को भी रन करना हो तो हम उसमें भी पार्ट्स करते हैं, अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं कि ये कल्चरल एक्टिविटीज को हैंडल करेंगे, ये फीस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ये टीचर्स पढ़ाएंगे। इस तरह से इनके भी सब ऑर्गन्स बना दिए गए, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया। तो 1942 में ही अस्तित्व में आया, लेकिन तब भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और क्या डिसाइड किया गया कि ये कोशिश करेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जाए, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो है परमाणु हथियार का यूज कर लिया गया था। अब आजकल हर कोई देश इतनी ताकत रखता है कि वो दूसरे देश को आराम से खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए ये संस्था काम करती है। अब बात करते हैं, अगर पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि बना कब, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो अगर डे पूछ ले, यूएनओ डे पूछ ले, तो वो आपका होता है 24 अक्टूबर 1945। और इंडिया पूछ ले, अगर इंडिया इसका मेंबर कब बना, अब एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो 193 हैं, और 2 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट हैं, उन्हें हम वैसे मेंबर्स नहीं गिनते। अगर मेंबर्स पूछ ले तो 193, विद ऑब्जर्वर स्टेट पूछ ले तो वो है आपकी 2 एक्स्ट्रा हैं। वो कौन सी हैं? होली सी और पैलेस्टीन। लेकिन 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं। और कब इंडिया कब इसका पार्ट बना, तो 24 अक्टूबर को नहीं बना है, इंडिया इसका पार्ट बना है 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया इसका पार्ट बना। अगर यूएनओ डे पूछ लें, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखकर टिक करना। यूएनओ डे आपका होता है 24 अक्टूबर, और अगर इंडिया पूछ ले इसका पार्ट कब बना, तो वो है आपका 30 अक्टूबर। अब क्या किया? एक चार्टर बना के पेश किया गया। चार्टर बना तो वो बना था आपका 26 जून 1945 को वो चार्टर बना। ये आपको डेट कहीं पर 25 जून भी मिल जाएगी। तो चार्टर की डेट नहीं पूछते सिर्फ यूएनओ डे की है, वो है आपका 24 अक्टूबर। तब इसमें क्या हुआ? 51 कंट्रीज जो है शामिल थी, 51 कंट्रीज। लेकिन जब साइन हुए तो साइन हुए 50 कंट्रीज के, क्योंकि पोलैंड उस टाइम पर यहाँ पर एब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं हुआ था। अब इसके आगे अगर क्वेश्चंस की बात करें कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसका झंडा कैसा है, क्योंकि हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके झंडे डिसाइड किए जाते हैं। तो अगर झंडे के ऊपर बात कर ले तो झंडा कैसे है? इस तरह से लाइट ब्लू कलर है इनके झंडे का, मतलब जो बैकग्राउंड दिया गया है वो है आपका लाइट ब्लू। और इसके अलावा जो इसके बीच में है, इस तरह से एक प्लस का साइन बना हुआ है, उस साइन में 3 ऐसे सर्कल्स हैं और
इन सर्कल के बीच में जो है कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं। और इन सर्कल्स को एक बार ध्यान से देख लो, ऐसे बनाकर यहाँ पर जो है ऑलिव एक ट्री है, उसकी ब्रांचेस को दिखाया गया है। ये मैं क्लियरली नहीं बना पा रही हूँ। ऐसे ऑलिव, उसकी ब्रांचेस दिखाई हैं, लीव्स नहीं दिखाई। ऑलिव होता है जैतून का, जो कि जिसे हम पीस के लिए मानते हैं, उसकी ब्रांचेस को दिखाया गया है। और नीचे से ये क्लोज है और ऊपर से इसे ओपन है। ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी देश अगर इसमें एंट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है, सबके लिए रास्ते खुले हैं, ये इसे इंडिकेट कर रहा है। और ऑलिव की क्या है, ब्रांचेस है, बहुत बार पूछ लेते हैं। और यही इनका नेशनल सिंबल भी है। अगर इसको बैकग्राउंड अगर इनका हम ब्लू दे दें तो वो इनका क्या बन जाएगा, फ्लैग बन जाएगा। और अगर इनके सिंबल की बात कर ले, यूएनओ का सिंबल पूछ लें तो वो आपका ये होगा, इस तरह से। इसे आप देख भी सकते हो। अगर हम बात करें अब इसके आगे, इसमें 193 कंट्रीज है। अब क्वेश्चन मार्क क्या था कि इसमें कौन सी लैंग्वेज में काम किया जाएगा, तो 6 लैंग्वेज डिसाइड की गई। वो कौन कौन सी थी, ध्यान से देखो, ACEFR और S, इन्हीं से ही 6 लैंग्वेज थी। कौन कौन सी, फर्स्ट आपकी है अरबी लैंग्वेज, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज डिसाइड की गई कि इन्हीं 6 लैंग्वेजेस में काम होगा। लेकिन जो ज्यादा काम होता है वो आपका होता है इंग्लिश और फ्रेंच में। लेकिन अगर पूछ ले कि यूएनओ में टोटल लैंग्वेजेस कितनी थी, तो 6। इसे याद कैसे करोगे, A, B छोड़ के C, D छोड़ के E, फिर उसके बाद लगातार है EF, देन R, S। तो ये आपकी 6 लैंग्वेजेस हैं, जिसे आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में याद कर सकते हो। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि इसके ऑर्गन्स कितने हैं, मेन जो इसके भाग हैं वो कितने हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 6 जो है इनके मेन ऑर्गन्स हैं। मतलब कि ऐसे 6 भागों में बांटा गया है जो अलग अलग काम करते हैं। फर्स्ट आपका जो भाग है, जिसमें से एक आपका इनएक्टिव है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 1994 से वो अपने ऑपरेशंस को नहीं कर रहा है, उसे डिसॉल्व नहीं किया, अभी खत्म नहीं किया है, लेकिन वो इनएक्टिव है, अपना काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसे जरूरत नहीं पड़ी। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट जो इनका ऑर्गन है वो आपका जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ये आपका फर्स्ट यूएनओ का ऑर्गन है। अब इसके क्या क्या काम है और कैसे करते हैं, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, महासभा। और विश्व की, जैसे एक हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट काम करती है, ऐसे ही ये क्या है, विश्व की संसद का काम करती है। इसके अंदर सारी की सारी कंट्रीज आएंगी, मतलब 193 मेंबर्स हैं। आपको मैं आगे वाले ऑर्गन्स में पढ़ाऊंगी जिसमें सारे सारे मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन इसमें 193 मेंबर्स टोटल इंक्लूड होते हैं। और हर एक देश की बराबरी मानी जाती है, जैसे अमेरिका इज इक्वल टू इंडिया, मतलब सबकी बराबरी है। और ये यूएनओ को रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो कहां पर होता है, जनरल असेंबली पूरे के पूरे यूएनओ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। पॉलिसी मेकिंग का काम यहाँ पर किया जाता है। कोई भी नए नए देशों के लिए पॉलिसीज कैसे बनाई जाएंगी, वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो सबसे मेन पार्ट अगर पूछ ले तो वो क्या है, आपका जनरल असेंबली। अब इसमें हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। जनरली वो मीटिंग सितंबर में होती है और दिसंबर तक वो मीटिंग चलती है। अब इसके बाद अगर बात कर ले कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। इसके सारे के सारे ऑर्गन्स का भी अगर हेडक्वार्टर पूछते हैं, सिर्फ एक का अलग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेग नीदरलैंड में है। वो जब मैं डिटेल में करवाऊंगी उसमें बता दूंगी। अगर जनरल असेंबली या यूएनओ का पूछ ले तो वो आपका कहां पर है, न्यूयॉर्क में। और एवरी ईयर मीटिंग होती है और सितंबर से दिसंबर तक चलती है। उसमें पॉलिसीज मेकिंग का काम होता है। तो इस तरह के सारे काम कौन देखती है, जनरल असेंबली। इसे ही क्या कहा जाता है, विश्व की संसद। अब 193 मेंबर्स हैं। अगर लास्ट मेंबर पूछ लें तो लास्ट जो मेंबर बना है आपका 2011 में बना है, उसके बाद कोई भी मेंबर ऐड नहीं हुआ। तो कौन सा ऐड हुआ है, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान ऐड हुआ है। इसके अलावा जो ये मीटिंग होती है, इसमें हर देश से एक पर्सन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ से किसी भी कैबिनेट मंत्री को भी भेज सकते हैं, लेकिन एक का प्रेजेंट होना जरूरी है। और मैक्सिमम कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, 5। मैक्सिमम 5 प्रेजेंट हो सकते हैं और मिनिमम
1। लेकिन इन पांचों के जो वोट डलते हैं, अगर कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए वोटिंग की जा रही है, तो अगर वोट डलेंगे तो एवरी जो भी कंट्री होगी उस कंट्री का एक वोट माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी कंट्री के 5 पर्सन प्रेजेंट हैं तो उनके 5 वोट गिने जाएंगे, नहीं, उनका वोट क्या गिना जाएगा, एक ही गिना जाएगा। तो ये था आपका जनरल असेंबली। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है यूएनएससी। इसे ही हम कहते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसका क्या काम होती है, ये पीस मेंटेन करने का ही काम करती है और इसे ही पुलिस की संज्ञा भी दी जाती है। अब इसके बारे में ध्यान से सुन लो। इसमें सारे मेंबर्स नहीं होते 193, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं 15, जिसमें से 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 परमानेंट नहीं है, जिन्हें बनाया जाता है, 2-2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। और वो नियुक्ति कौन करती है, वो करती है महासभा। हर 2 साल में बदले जाते हैं। और 5 आपके स्थायी मेंबर हैं जो परमानेंट चल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, ए बी सी आर एंड एफ। ये कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ये आपके 5 परमानेंट है और 10 बनाए जाते हैं। तो पूछ लेते हैं यूएनएससी के मेंबर्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो महासभा के द्वारा। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 2 साल। अब अगर इसके अलावा बात करें कि इनकी मीटिंग्स कैसे होती हैं, तो हर 14 दिन में इनकी एक मीटिंग रखी जाती है, मतलब मंथ में 2 मीटिंग्स हो गई। और अगर जरूरत पड़े तो एवरी 24 आवर में ये एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं और इन सारे मेंबर्स का होना जरूरी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके पास जो है, ये जो 5 स्थायी मेंबर्स हैं, इनके पास एक पावर है वीटो की पावर। वो क्या होती है वीटो की पावर, ये किसी काम को करवाने की पावर नहीं रखती, लेकिन किसी काम को रोकने की पावर रखती है कि अगर इन्हें कोई भी पॉलिसी या कुछ पसंद नहीं आ रहा तो ये उस काम को रुकवा सकते हैं। ये ऐसे देश हैं, इनके पास वीटो की पावर है। इसके अलावा अगर कोई भी काम करवाना हो तो वोटिंग होती है, तो 5+4 की रजामंदी होनी जरूरी है, मतलब 5 ये वाले तो जरूरी हैं और इन 10 में से 4 की सहमति जरूरी है, तब वो काम होगा। तो वीटो की पावर भी किनके पास है, यूएनएससी के मेंबर्स के पास, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास। इसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें नियुक्त करती है महासभा और 2-2 साल के लिए। अब इनका हेड कौन बनता है, एक अध्यक्ष बनाया जाता है, वो इनके बनते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब जो देश कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई इनकी नियुक्ति नहीं करता, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने आप बनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे कि नेक्स्ट आपका कौन सा है। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका सचिवालय, जिसे हम सेक्रेटरीट भी कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है, कोई भी अगर कागजी काम करना हो, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें कागजी काम तो रिक्वायर्ड होता ही है। तो वो सारे के सारे कागजी जो काम होते हैं वो आपके देखते हैं सचिवालय, सेक्रेटरीट के काम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक महासचिव बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी, उसकी नियुक्ति की जाती है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और ये नियुक्ति पूछ लेते हैं कि ये कौन करता है, तो ये महासभा नियुक्ति करती है, लेकिन इसमें क्या चलती है, सिफारिश चलती है। तो महासभा करती है किसकी सिफारिश से, अगर पूछ लें किसकी सिफारिश से करती है महासभा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश से। सुरक्षा परिषद जो मैंने आपको इससे पहले बताया। अब ये तो कॉमन सेंस है कि उसमें जो 5 मेन सदस्य हैं उनकी ज्यादा बराबरी मानी जाएगी, उनकी चलेगी, तो वो अपनी सिफारिश पे ये इसको नियुक्त करते हैं। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेंगे कि सचिवालय में जो महासचिव होता है या यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, या फिर कह देंगे महासभा करती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे। तो आपका आंसर क्या होगा, महासभा करेगी सुरक्षा परिषद की सिफारिश से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका जो नेक्स्ट है आपका वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी तक मैंने आपको जितने भी पढ़ाए उन सब के जो हेडक्वार्टर पूछ लें तो वो थे आपके न्यूयॉर्क में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जान के कंफ्यूज करने के लिए देते हैं क्योंकि इसका क्या है,
अलग है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका हेग, नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? हेग, नीदरलैंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो जितने भी क्राइम से जुड़े मामले होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर जाएंगे। जैसे किसी ने इलीगली किसी की देश की बाउंड्री पर कब्जा कर लिया, कुछ इस तरह के मामले, या फिर किसी भी देश ने अगर अपने देश से जुड़े मामलों में सलाह लेनी हो तो भी ये बड़ी कोर्ट मानी जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेस पूछ लें तो वो कितने होते हैं? 15, जिसमें से कोई भी काम करने के लिए 9 जजेस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है, जो 15 जजेस होते हैं इनका जो कार्यकाल पूछ ले कि इनका टेन्योर कितना है, तो वो कितना है आपका? 9 ईयर्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बताया कि 15 में से 9 का प्रेजेंट होना जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स तक इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अब इसमें एक हेड बनाया जाता है, एक मेन जज होता है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में था 1+33, एक हेड था और 33 नीचे काम करते थे। सेम इसमें भी एक हेड होता है और बाकी जो है अंडर काम कर रहे होते हैं। अब इंडिया में भी इसमें से 4 जजेस जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। फर्स्ट BN राव, जिन्होंने हमारे देश के संविधान लिखने में हेल्प की थी, वो पहुंचे थे। सेकंड जो है आपके नागेंद्र सिंह। थर्ड है आपके रघुनंदन पाठक, RN पाठक, इनका पूरा नाम है रघुनंदन पाठक। और जो लास्ट आपके हैं वो हैं दलवीर सिंह भंडारी। अब क्या पूछ लें अगर कि इसमें री इलेक्ट हो सकते हैं, तो यस, इसमें एक जज जो है दोबारा 9 साल के लिए बने, उसके बाद री इलेक्ट भी हो सकते हैं। इनका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, दलवीर सिंह भंडारी 2017 से दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, अब फिर वो वहीं पर हैं, तो री इलेक्ट भी हो सकते हैं और दोबारा भी जा सकते हैं। अगर पूछ ले इंडिया के कितने जजेस गए हैं, तो वो हैं आपके 4 जजेस जो मैंने बता दिए। और नागेंद्र सिंह एक ऐसे जज थे जो अध्यक्ष भी बने, मतलब जो हेड भी बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और उपाध्यक्ष भी बने, मतलब 1+ इन जजेस में भी उनका नाम आया और जो मेन हेड जज है उनमें भी नागेंद्र सिंह का नाम आया था। तो ये हमारे इंडियन थे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इकोसॉक, जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी बोलते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक कार्यों पर नजर रखता है। इकोसॉक मतलब पैसे से संबंधित जितने भी काम होंगे वो ये नजर रखेगा उन पर। तो इसके क्या क्या काम होते हैं और इनमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 54 मेंबर्स, मतलब टोटल जो 193 मेंबर्स आए थे वो सिर्फ जनरल असेंबली में आए थे, बाकी सब में कम होते जा रहे हैं। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 54, और एक अध्यक्ष बनता है और इनका जो कार्यकाल होगा 54 मेंबर्स का वो 3 इयर्स तक रहेगा टेन्योर। और एक इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है हेड, जिनका जो टेन्योर रहता है वो रहता है 1 ईयर तक। और पैसे से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो कहां पर देखे जाएंगे? इकोसोक, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट जो हमारा है 6 नंबर का ऑर्गन, इससे पहले हमने 5 पढ़ लिए, कौन कौन से? फर्स्ट हमने किया था जनरल असेंबली, देन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन हमने जो लास्ट किया वो किया इकोसॉक, आर्थिक और सुरक्षा परिषद के जो मामले देखता था इकोनॉमिक से रिलेटेड। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो लास्ट है आपका, इसे ही हम न्यास परिषद भी बोलते हैं। न्यास परिषद जो अब काम नहीं कर रहा है, 1994 से जो है एक्टिव नहीं है। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी हम इसे ही बोलते हैं। अब इसका क्या काम था और इसको क्यों बनाया गया था, तो ध्यान से सुनो। जब देश आजाद हो रहे थे तो 1947 में सिर्फ हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आप गूगल से लिस्ट निकालना, और भी बहुत सारे देश आजाद हुए थे। लेकिन कुछ देश एडवांस थे, जैसे हमारा था, सोचने समझने की जो है क्षमता विकसित हो चुकी थी, अपना संविधान लिख सकते थे। लेकिन उस टाइम पर भी कुछ देश ऐसे रह गए थे जिनमें जो है सामाजिक समझ बहुत ज्यादा कम थी और वो अपने देश का विकास नहीं कर सकते थे।
तो ऐसे देशों का शोषण ना हो, इसलिए ये संस्था बनाई गई थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल, उन पे ट्रस्ट करके कि उन देशों के शोषण होने से बचाएंगी। लेकिन 1994 में ये फील किया गया कि अब ऐसा कोई भी देश नहीं रह गया, तो इसे अभी खत्म नहीं किया, लेकिन ये अपना काम नहीं कर रही, इनके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। तो ये थे आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमने आज यूएनओ को पूरा डिटेल में पढ़ा, उसके मैंने आपको 6 के 6 जो है मेन ऑर्गन्स पढ़ाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना फंडिंग के नहीं चलती, तो हर एक चीज में जो है पैसे से उनकी कीमत को आंका जाता है। तो सबसे टॉप पर जो डोनेट करते हैं पैसे, वो करते हैं यूएस वाले, अमेरिका, जो कि 22% ये जीडीपी के अकॉर्डिंग देना होता है, देश की जीडीपी के अकॉर्डिंग। और जो हमारा रैंक आया है, इंडिया का रैंक, वो इस बार का 21st रैंक है। इसने 0.834% डोनेट किया है। अब ये भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों में होगा ये भी अमाउंट। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी संस्था है, चाहे वो बिना फंडिंग के नहीं चल सकती। तो इस तरह से जो देश है अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग जितने भी 193 मेंबर्स हैं वो देते हैं। अब हम उसमें से किसमें 21st रैंक पे हैं। तो ये बदलता रहता है रैंक एवरी ईयर, इसको आपको अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम होगा तो करंट के क्वेश्चंस में पढ़ लेना। तो ये था हमारा सारा यूएनओ, जिन्हें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।